नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बजट में क्या था? ये रुपया आए यहाँ से, रुपया वहाँ जहाँ से, और ये फिस्कल डेफिसिट, ये वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पता नहीं क्या क्या। मुझे तो भैया ये सब समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग को भी समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे विद्वान हैं जो मुझे समझा सकते हैं, पर मैंने अपनी बालक बुद्धि से बजट को सरल भाषा में, अत्यंत सरल भाषा में समझने की कोशिश की है, ताकि मैं समझ सकूं और उन लोगों को समझा सकूं जो मेरे जैसी समझ वाले हैं कि ये सरकार बजट के नाम पे क्या कर रही है और इस बजट से हमारा भला होने वाला है, बुरा होने वाला है, और सब कुछ सरल से सरलतम तरीके से। वित्तीय मामले टेढ़े होते हैं लेकिन उतने ही सीधे भी होते हैं। सब समझेंगे। आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी शुरू करते हैं। किसी भी बात को सरलता से समझने के लिए पहले सरल चीजों पे जाते हैं। मसलन बजट होता क्या है? बजट ये होता है कि इस देश का खर्चा चलाने के लिए अगले साल सरकार पैसे कहाँ से लाएगी और कहाँ खर्च करेगी, इस बात की मंजूरी लेती है वो। क्योंकि देश का बॉस कौन है? संसद। हम सब ने अपना अपना एक एक आदमी वहाँ बैठाया हुआ है संविधान के हिसाब से। बाकी तो आपको तो पता है। अब वो एक एक आदमी हम सबका बैठा हुआ वहाँ पे, खूब सारे लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों को जाके वो बताते हैं कि सरकार वाले कि देखो भाई देशवासियों, अब हम सब तो बैठ नहीं सकते, 150 करोड़ लोग। हम जो है वो बजट बना रहे हैं, तो हम बजट में क्या करने वाले, हमारा प्लान ये है, इस साल हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इस काम पे इतना पैसा खर्च करेंगे, इस काम पे इतना पैसा खर्च करेंगे। बोलो मंजूर है? अगर आप कहो तो फिर हम काम शुरू करें। तो हर साल इनका फर्ज बनता है कि ये जनता के लोगों के पास जाए, जनता के पास जाए। वो हमारे प्रतिनिधि हैं संसद में, और वहाँ पर केवल जनता के प्रतिनिधि चलते हैं, राज्यसभा वाले भी नहीं चलते हैं। जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, सीधे जनता वाले, वो जब ये बोलते हैं हाँ भाई ठीक है। अब वो टेक्निकल चीज़ यही है, बाकी तो आपको पता ही है कि पार्टी सिस्टम आने के बाद कहीं कुछ आज़ादी नहीं रहा। वो हमारे प्रतिनिधि ना होके मोदी जी के प्रतिनिधि हमसे ठप्पा लगा के ले जाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। संसद में बैठे हुए सारे लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं करता। और पार्टी को अगर लगता है कि जनता से वोट लेना और जनता इस बात पे वोट देगी, तो वो लोग जनता के लिए उतना पार्टी उनसे काम कराती है, उतना ही वो करते हैं। जनता के खिलाफ काम होगा और पार्टी चाहेगी करो तो वो करेंगे, क्योंकि वो प्रतिनिधि हमारे नहीं होंगे, पार्टी के हैं, पर संविधान के हिसाब से वो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो ये वहां जाते हैं। अब इन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब हमको 100 रुपये दोगे तो हम इतना रुपया इस पर खर्च करेंगे, इतना इस पर खर्च करेंगे, इतना इस पर खर्च करेंगे। हर साल यही करते हैं और हमको लगता है देखा हमसे पूछ के खर्चा हो रहा है। लेकिन ये बजट एक धोखा, फरेब और बदमाशी के अलावा कुछ नहीं बच गया है। इस बार के बजट से भी हमको वो दिखाई देगा। हमसे कहा कि भाई आपसे पूछ के खर्चा करेंगे। हमने कह दिया ठीक है भाई, इतने रुपए यहाँ खर्च करना चाहते हो कर लो, वहाँ खर्च करना चाहते हो कर लो। एक साल बाद ये लोग जब लौट के आते हैं तो हमसे तो कुछ और पूछा था, खर्चा कुछ और कराते हैं। हाँ, यही करते हैं। और तो और इसके अलावा जब एक बार बजट पास हो गया, उसके बाद नए नए खर्चे लेके आ जाते हैं और उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब बजट पास कराने का कोई अर्थ रह नहीं गया है। और ये बात मैं प्रमाणों के साथ कह रहा हूं। हमारे इस बजट में, आज का जो बजट आया है, उसमें सरकार कह रही है हमने फिस्कल डेफिसिट कम किया। अब ये टेढ़ा मेढ़ा शब्द आ गया, छोड़ो इसको। बोले हमने सरकार का खर्चा कम कर दिया, सरकार का घाटा कम कर दिया। अरे भैया कैसे कम किया? अब हुआ क्या कि इस महीने पिताजी को तनख्वाह कट के मिली, इनकम टैक्स कट गया, पीएफ कट गया, पता नहीं क्या क्या कट गया, पैसे घर में आए कम। क्यों? क्योंकि पिताजी ने काम कम किया और वो उनकी कंपनी ने उनको पेमेंट कम दिया। जब पेमेंट कम दिया, तनख्वाह कम आई, तो पिताजी ने क्या कहा, भाई चलो एक काम करो, इस बार दूध कम ले लेते हैं, अखबार में कटौती कर देते हैं, ये कर देते हैं, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, करके खर्चे को कम कर लिया। और फिर उसके बाद आते हैं, देखा मैंने घर में पैसे की बर्बादी रोक दी। अरे भाई तेरे पास पैसे थे ही नहीं, कहाँ से खर्च करता?
पिताजी आदरणीय होते, उनका उदाहरण गलत आ गया, लेकिन समझने के लिए आप सान के चलिए। बहरहाल 25-26 साल में क्या हुआ, जो सरकार ने हमसे पूछा था उसके हिसाब से अब वो बजट लेके हम इतना कमा के लाएंगे, उससे ताजमहल बनाएंगे, तो आपको ऐसे बेच के चले जाते सपने, पर कमा के ला ही ना सके। और जब कमा के नहीं ला पाए तो आपके पास से खर्चा भी नहीं हुआ। सरकार को 78,086 करोड़ रुपए की आमदनी कम हुई, जितना उसने कहा था उससे कम इकट्ठा कर पाई। और टैक्स से मिलने वाला पैसा 1,62,748 करोड़ कम रह गया। यानी जो टैक्स कमाते थे वो भी कम और बाकी आमदनी भी कम। यानी नकारा और निकट्टू सरकार रही ये। इस निकट्टू, थोड़ा गुजराती स्टाइल में बोल गया था, निकट्टू सरकार। इस निकट्टू सरकार में कमाई हुई ही नहीं। जब कमाई नहीं हुई तो इसने दोबारा आके नहीं बोला संसद को, भाई साहब कमाई कम हो रही है तो क्या मैं यहाँ खर्चा कम करूँ कि यहाँ खर्चा कम करूँ कि वहाँ खर्चा कम करूँ। फिर खर्चे अपने हिसाब से कम कर दिए। और ये जो खर्चे कम किए, इसमें सरकार ने ठेकेदार कल्याण योजना का ही ध्यान रखा, बाकी सब जगह जेब काट दी। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। कुल जो खर्च में कटौती की सरकार ने वो 1,05,03 करोड़ रुपए की कर दी। यानी 1,44,376 करोड़ रुपए के विकास वाले खर्चे कम कर दिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, ये क्या होता है? कोई काम ऐसा करो जो भविष्य में आमदनी देता रहे देता रहे देता रहे, वो कहलाता है कैपेक्स। आपने मकान बना दिया, अब वो किराएदार आते रहेंगे, आपको कमाई होती रहेगी, प्रॉपर्टी बन गई है, तो पूंजीगत खर्च जो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें कटौती कर दी। कितनी? 1,44,376 करोड़। क्यों कर दी? क्योंकि ये कमा नहीं सके, ये टैक्स वसूल नहीं सके। और याद रखिए, हर महीने अखबार में खबर आती थी रिकॉर्ड जीएसटी की वसूली हुई है, इनकम टैक्स में इतने ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आ गए हैं, सरकार ने हमारे छापे मारे, ये मारो, सब कुछ किया, पर पैसा कम क्यों? इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा। जो मोटा टैक्स लेने वाले थे, अडानी अंबानी वगैरह टाइप के लोग, उनको माफ़ी। एप्पल सैमसंग यहाँ पर बना रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनको इतनी टैक्स में कटौती दी जा रही है, जितनी तनख्वाह वो आदमियों को बांटते हैं उससे ज़्यादा टैक्स में कटौती ले जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे ज़रूरी काम इन्होंने कट कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर दिया। अब आप समझिएगा खेल क्या हो रहा है आंकड़ों का, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अस्पताल से जो खर्चा होना था उसका 3,686 करोड़ रुपया कम कर दिया। यानी हेल्थ सेक्टर पे गरीब आदमी को जो इलाज मिलना चाहिए था वहां से कटौती की। शिक्षा का बजट पहले ही ना के बराबर था, अगर मुझे ठीक याद है तो 2% केवल रखा था। दुनिया के सबसे कम और घटिया जो बजट एलोकेशन होते हैं शिक्षा पे, वो भारत में होते हैं। उसमें से भी 6,701 करोड़ रुपया खर्चा नहीं किया। गरीबों की मदद में 9,999 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। किसानों के हिस्से के 6,985 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। ग्रामीण विकास के 53,067 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। शहरी विकास के 39,573 करोड़ कम कर दिए गए। और नॉर्थ ईस्ट भारत के भी 1,436 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, कम कर दिए गए। अब क्या हुआ? इन खर्चों को करने से पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। लेकिन सरकार, हमने देखा, बजट का घाटा कम कर दिया, फिस्कल डेफिसिट कम कर दिया। तो आपके सामने एक तस्वीर रख दी कि भाई हमने खर्चा कम किया। और अगले साल के लिए भी जो आप योजना लेके आ रहे हो, उसमें भी जो नया बजट लाए हो, आपने उल्लू बनाया। पिछले खर्चे में जो सबसे खतरनाक कटौती की थी वो SC ST OBC के लिए जो लोग एलोकेशंस हैं उनको कम कर दिया गया। 890 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दलित छात्रों को, शेड्यूल कास्ट छात्रों को दी जाने वाली कट कर दी गई। OBC और DNT छात्रों से 690 करोड़ रुपए कम किए गए। SC छात्रों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 360 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। और ST विकास कार्यक्रम में, यानी आदिवासी विकास कार्यक्रम में 1,559 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। यानी जिनको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है,
सहारे की ज़रूरत है, उन सब की जेबें काटी गईं। कुल मिला के पीने के पानी में भी यही हुआ। नल जल योजना और ये सब सारे ड्रामे, फोटो में होर्डिंग में पूरा खर्चा हो रहा है, वहां कोई कटौती नहीं है। घर घर नल योजना, जल योजना, 50,000 करोड़ रुपए काट दिए। 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए नहीं है ये। पीएम आवास योजना में हम घर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, 3,200 करोड़ रुपए की वहां कटौती कर दी गई। देश में लोग गंदे पानी से मर रहे हैं, घर नहीं है लोगों के पास में, सरकार ने सारे ज़रूरी जगहों से पैसे कट कर दिए गए। अब अगले साल के बजट में फिर सरकार वही अपना तमाशा, ड्रामा लेकर खड़ी हो गई है। किसान और उसमें जो पैसे का प्रोविज़न कर रही है वो पहले से भी कम कर रही है। यानी सरकार ने इस बजट में ये स्वीकार कर लिया कि सरकार की आमदनी कम हो रही है। वो खर्चा कम करने का तो मंजीरा बजा रहे हैं, आमदनी खर्च होने का नहीं बता रहे हैं। आमदनी खर्च क्यों होती है, कम क्यों होती है सरकार की? सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? देश की जो आमदनी होती है उसमें से काट काट के अपना हिस्सा लेती है सरकार। 30%, 40% इस देश की आमदनी से अलग अलग हिस्सों में, कहीं जीएसटी पे, कहीं इनकम टैक्स में, कहीं कॉर्पोरेट टैक्स में। और सरकार के पास अगर टैक्स कम आ रहा है भाई, तो पक्का ये है कि जनता की कमाई कम हो रही है, क्योंकि तुम कमाई का हिस्सा लेते हो ना टैक्स में। यानी इकोनॉमी स्लो हो रही है। क्या रफ्तार धीमी है अर्थव्यवस्था की? वरना सरकार के पास पिछली बार भी टैक्स कम आया और इस बार सरकार कम टैक्स आने का ही इंतजाम करके चल रही है। यानी दाल में कुछ काला है, यानी कि हमारे देश की आर्थिक नीतियों का सत्यानाश हुआ पड़ा है। और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि सरकार की योजनाएं हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से आत्मघाती हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। आपके सामने तस्वीर रखी हुई है, खुद सरकार ने रखी है, संसद में रखी है, मैं नहीं रख रहा हूं। अब अगले साल में जो जिन जगहों पर बजट कम किया, किसान की फसल बीमा पे बजट कम कर दिया। इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब यह है कि किसान फंस गया। अगर फसल खराब हुई तो मरो और आत्महत्या करो, क्योंकि आपको बीमा तो मिलेगा नहीं। यूरिया पे सब्सिडी देते थे आप, ये आपने उनको खुश करने के लिए, जो जिनके आगे डांस करने और गाना गाने का एप्स्टीन फाइल में नाम आया ना, उन अमेरिका वालों को, उन WTO वालों को खुश करने के लिए किया। यूरिया में आपने सब्सिडी कट कर दी। मतलब हम अपने किसानों को कोई मदद नहीं देते हैं जी, ताकि वो सस्ता माल बेच सके आपके मुकाबले इंटरनेशनल मार्केट में। हम उनको घोट के रखते हैं, क्योंकि हम अगर उनकी मदद करेंगे, उनका माल सस्ता आएगा बाजार में, तो दूसरे लोग कहेंगे मोदी जी ये तो गलत बात है, देखो हमारा माल कम बिक रहा है, तुम्हारा माल जो है ज़्यादा बिक रहा है, सस्ता है क्योंकि, और तुम किसान को पैसे देते हो। तो हम उनको खुश करने के लिए हम यूरिया में सब्सिडी कम कर रहे हैं। फ्री राशन वाली योजना, 80 करोड़ लोग पहले उस मुहाने पे पहुंच गए जो फ्री राशन के बगैर जी नहीं सकते। अब वहां पर बजट कट किया जा रहा है। और बजट कट करने का मतलब आप जानते हो, झूठे बहाने बना के लोगों को मना किया जाएगा, राशन नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ गरीबों के गैस कनेक्शन जो देने की बात थी, पहले तो उन्होंने गैस कनेक्शन देने के बाद उसी का पैसा उन्हीं से सिलेंडर महंगा देके लेने का प्लान बनाया था। बाद में जब बहुत ज़्यादा इनको एक्सपोज कर दिया सोशल मीडिया पे हमारे जैसे लोगों ने, तो सरकार ने उसको योजना दी। अब उस योजना में भी कटौती कर दी है। सेना, वायुसेना और नौसेना की कई परियोजनाओं में बजट कम किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की तकनीक में बजट कम किया गया है। और अर्थव्यवस्था जो बढ़ेगी उसका जो अनुमान है वो सिर्फ 10% सरकार ने लगाया है। ये मंदी का एक और सबूत है कि मंदी है अर्थव्यवस्था। मंदी मतलब मैं रिसेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो उस टर्म में होती है आपका तकनीकी टर्म में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन काम धंधे कम चल रहे हैं भैया, फैक्ट्री कम चल रही है, माल कम बिक रहा है। और क्यों कम बिक रहा है मैं आपको बता चुका हूं। सारा खर्चा आम आदमी का काट दोगे, जितने पैसे मैंने आपको बताए हैं जिसमें इन्होंने कटौती की है, ये पैसा आम आदमी को जाने वाला था। और आम आदमी के पास जब पैसे आते, भाई मेरा शिक्षा में पैसा कम खर्च हुआ, मेरा इलाज में पैसा कम खर्च हुआ, तो मैं क्या करूँगा? उस पैसे से जो पैसा बचेगा उससे कुछ और खरीदूंगा, कुछ और खरीदूंगा तो मार्केट में खपत बढ़ेगी। खपत बढ़ेगी तो बाजार बढ़ेगा, तरक्की होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ज़्यादा उत्पादन होगा, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चलेंगी। आपने
अर्थव्यवस्था को काट दिया देश की। अब मंदी दिखाई दे रही है। सरकार कह रही है हमने घाटा घटा के 4.4% कर दिया। तो भैया घाटा घटा कैसे? तुम्हारी आमदनी नहीं हुई तो तुमने खर्चा कम कर दिया। अब इससे हुआ यह है कि बच्चा बीमार हो और मां दवा ना खरीदे और कह दे खर्चा तो कम हो गया। ये उस तरह का है। अब आप सोचिए कि टैक्स से पैसा कमाया, अर्थव्यवस्था सुस्त है और सारे हालात हैं, उसमें सरकार अगर ये अचीवमेंट की बात कर रही है तो आप कल्पना कर लें अब सरकार ने कहां कहां पैसा लगाने की बात कही है, उस पे आते हैं और उसमें भी किसका भला होने वाला है इसको भी समझते हैं। अब सरकार ने खर्चा कम करके कैसे दिखाया और क्यों दिखाया? आपको याद होगा मैंने लगातार कई वीडियो बनाए कि सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो गड़बड़ा रहा है, यानी देश का कुल जो जीडीपी है उससे ज़्यादा कर्ज हो रहा है। और अभी हाल में आंकड़े आए हैं कि राज्य सरकारों का कर्जा केंद्र सरकार से भी ज़्यादा हो गया है। यानी हम सब कर्ज में दबे हुए हैं कि सरकार कर्ज लेती है, चुकाना सरकार को होता है, लेकिन वो हमारे ही खजाने में कर्ज लेती है और हमसे ही चुकाती है। तो जब हमको चुकाना है तो सरकार को कर्ज कम लेना चाहिए। तो ये कर्जा ज़्यादा है ये दिखाने के लिए ये खर्चा कम कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी इनकी प्राथमिकता है वो है ठेकेदार कल्याण योजना। गडकरी साहब ने किया। अब रेलवे हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पे ठेकेदार कल्याण योजना में खर्च हो रहा है। भाई मेरे एक बेसिक सी चीज़ बताओ, तुम रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर पे माल जल्दी जाएगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ब्रो। अरे ब्रो कैसे ग्रो करेगी? तुम्हारा माल खरीदने के लिए रोकड़े ही नहीं जेब में, पैसे ही नहीं पब्लिक के पास में, तो वो फैक्ट्री से जाएगा क्या हाई स्पीड कॉरिडोर में? कोई तो कसर छोड़ी होती। सबसे पहली प्राथमिकता तो खपत है, लेकिन उस हाई स्पीड कॉरिडोर को जब बनाएंगे तो टेंडर होगा, ठेका होगा, ठेकेदार कल्याण योजना होगी। और ठेकेदार एकमात्र धरती का ऐसा प्राणी है जिसका कल्याण करो तो वो बहुत उल्टा कल्याण करता है आपका। रक्षा से जुड़ी हुई परियोजनाओं में भी इसी तरह की बात कही है और लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में भी बात कही है। यानी ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं वो जो लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाएंगे तो तब जब आपके समाज में, आपके देश में, आपकी जनता के बीच में माल बिक रहा होगा। खरीदने वाले की जेब में पैसे नहीं है, उसके पैसे निकाल लिए, उसकी जेब काट दी। अब आप सोचिए आदमी की जेब में पैसा नहीं है और उसको कह रहे हो देखा आप तुम्हारा 10 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा, नई स्कूटी ले लिया मैंने, झट से भेजेगी। हम फ्री में ई रिक्शा बांट रहे हैं, किसको? वो ई बाइक बांट रहे हैं, किसको? जो घर पे डिलीवरी करने वालों को, ताकि आप सब्जी मंगाओ ना झट से आ जाएगी। और पैसे मेरे से छीन लिए और जो मुझे मिलने वाले थे वो और काट लिए। वो भाई मैं सब्जी खरीद ही नहीं सकता, वो जल्दी आए देर से आए। ये देश के संदर्भ में देखें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत कर रहे हैं, आवागमन का भी बढ़िया कर रहे हो क्योंकि ठेकेदार कल्याण योजना है, लेकिन भाई माल खरीदने वाले के पास ही तो माल पहुंचेगा, उसकी जेब में पैसे नहीं है। तो ये उसका पैसा और काट दिया इन्होंने। तो ये एक अपने आप में खतरनाक चीज है। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरे काम किए हैं वो और खतरनाक किए हैं। एमएसएमई के लिए बजट बढ़ाया ब्रो। आप बोले हाँ भाई एमएसएमई के लिए तो भैया गिरिजेश वशिष्ठ अपने वीडियो में बहुत बोलते थे। सबको लगेगा आपको देख के, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी लगेगा, सब पे लगेगा। एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार कह रही मैंने बढ़ावा दिया। कितना बजट रखा? 10,000 करोड़ रुपए कुल। एक एक कारखाने को 10-10, 15-15 हजार भी नहीं पड़ेगा अगर उसको बांट लोगे अब तो इस देश में। एक एक फैक्ट्री को 10-10, 15 हजार भी नहीं पड़ेगा। और इस 10,000 करोड़ रुपए में से 2,000 करोड़ रुपए तो आप अपना फोटो छापने में लगा दोगे। फोटो छपेगा, एमएसएमई के कल्याण के लिए सरकार, बहुत सारे तरह तरह के फेयर होंगे, कॉन्फ्रेंस होंगी, ये हो जाएगा। लेकिन आखिर में उसके माल की खपत के लिए क्या कर रहे हो? मैंने आपको परसों बताया था कि जो यूरोपियन कंपनी को यहां लेके आ रहे हैं, भारत में धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का सत्यानाश होने वाला, खत्म होने वाली हैं। और उन कंपनियों से एक एक कार बनाने के लिए हजारों फैक्ट्रियां लगी होती हैं जो उस कार के पुर्जे, कल पुर्जे सप्लाई करती हैं। वो सब एमएसएमई हैं। आपकी पॉलिसी उनको मारने वाली है। और 10,000 करोड़ रुपए देके आप अपना ढोल पिटवाओगे, उसमें ढोल का खर्चा भी होगा, उसके डंडे का खर्चा भी होगा। तो ये काम सारा का सारा हो रहा है। और सीधी सी बात यह है
भौतिक संपत्ति पर आपका जोर है, शास्त्रीय भाषा में कहूं मानव पर नहीं है। मानव विकास से अधिक आप भौतिक संपत्ति का एकत्रीकरण कर रहे हैं। बच्चों को भूखा मार के घर के कमरे में आप इंटीरियर करवा रहे हैं। बच्चों को भूखा मार के आप घर में एक फ्लोर और बनवा रहे हैं। बच्चों को भूखा मार के आप महंगी वाली बढ़िया वाली एक घड़ी खरीद रहे हैं। और यही हो रहा है क्योंकि आप स्वास्थ्य शिक्षा में बढ़ोतरी ना के बराबर कर रहे हो, और वो भी बढ़ोतरी करने के बाद साल के अंत में पता चलता है आपने खर्चा नहीं किया, अभी आपने ऊपर जाना। तो कुल मिला के सारा कांड जन विरोधी एक बजट आपके सामने है। एक ऐसा बजट आपके सामने है जिसमें ना तो जनता प्रायोरिटी पे है, ना अर्थव्यवस्था प्रायोरिटी पे है। ना आपने ये भी नहीं सोचा कि भैया लगातार आपके यहाँ से विदेशी निवेश निकाल के एफआईआई लेके जा रही हैं, भाई उनको रोकने के लिए कुछ कर लिया होता आपने? नहीं किया। लगातार एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब विदेशी म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं ना, वो हमारे यहाँ के शेयर खरीदते थे, वो बेच के जा रहे हैं। एफडीआई बेच के जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की चटनी बनी हुई है, मुझे लगता है 100 रुपए का करके मानेंगे। उसके लिए कुछ नहीं किया। और निजी कॉरपोरेट निवेश भी ठहरा हुआ है। हमारे देश के उद्योगपति विदेशों में तो पैसा लगा रहे हैं, भारत में नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सट्टेबाजी से ज़्यादा कमाई हो रही है, मुनाफे नीचे नहीं हो रहे हैं। मुनाफे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उद्योगपति का माल नहीं बिक रहा है, तो वो दाम बढ़ा के क्या बेच लेगा? पहले तो कम मुनाफे में नहीं बेच पा रहा। क्यों नहीं बिक रहा है? आम जनता को लूट लिया सरकार ने, पैसे इनको उद्योगपतियों को दे दिया। अब उद्योगपति तुमको पैसे मिल तो गए हैं, अब तुम उससे बेच लो अपने आप सामान। बेचना तो जनता को ही पड़ेगा। इस वजह से हमारे देश की खपत गिराने के कारण ये सरकार अपराधी है। इसमें आम नागरिकों को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि भारत में लोगों की आमदनी की स्थिति क्या है। 10 साल में आमदनी आधी रह गई है। वेतन हमारा महंगाई और डॉलर की कीमत को समावेश कर लिया जाए तो, और बढ़ी है कुल मिला के बढ़ी है, दशमलव कुछ % बढ़ी है, और उसको वो इस सब को समावेश कर दो तो आधी हो जाती है। और उससे पहले के 10 साल में मनमोहन सिंह ने 6 गुना कर दिया था। वीडियो है मेरा, आपने देखा होगा। जो भी है, बजट को मेरी कोशिश थी सरल तरीके से समझाऊं, वो मैं आपको उम्मीद करता हूं पहुंचाने में कामयाब रहा हूँगा। आपके दोस्त भी समझ जाएं कि किस समझ के साथ ये सरकार किस समझदारी से बजट बना रही है। तो वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। वीडियो मेरा फॉरवर्ड करना इसलिए भी ज़रूरी है, आप देख रहे होंगे यूट्यूब में बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। उसके पीछे की कहानियाँ, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। जो भी रास्ता है उसी में हमको लड़ना है, झगड़ना है, आगे बढ़ना है और आपका सहयोग लेना है। तो यूट्यूब से 2-3 चीज़ें हुई हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, जो इन्फ्लुएंसर्स थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो लोग बेचारे विज्ञापन लेके पैसा लेके किसी तरह से बात बोलते थे, तारीफ़ करते थे, उनको मिलने वाले विज्ञापन काफ़ी कम हो गए, क्योंकि वो लोग, उनके पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। जब बाजार मंदा चलेगा तो वहाँ भी दिक्कत होगी। हमारे लोगों को जो विज्ञापन से मिलने वाली कमाई थी, जो व्यूज़ से कमाते हैं, वो भी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि विज्ञापन का दर कम हो गया है। तो ऐसे में अब अगर हम लोगों को सर्वाइव करना है तो आप लोग के धक्के से ही करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा धक्का तो यही है कि आप इसको फॉरवर्ड करो। दूसरा धक्का ये है कि अगर आपका बहुत इस पूरे हालात में किसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे, अगर हैं, आपकी आमदनी से ज़्यादा है, निवेदन है, अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ मत दीजिएगा। तो जो आपका मन हो, QR कोड स्कैन करके एक अच्छी और दमदार पत्रकारिता को सपोर्ट करें। नमस्कार, जय हिंद।